हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों क्लास शुरू करते हैं आज के एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 4, है ना। तो अभी तक जितना पढ़ा था उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो पर्यावरण चलिए शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप सभी को। रमेश, गौरव, अंकित, रेशमा, आलोक, नीरज कुमार, सानू। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के क्लास की स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड से। अब ये पिरामिड क्या होते हैं समझो। दोस्तों आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, या आप लोग, पिरामिड बेसिकली एक आकृति होती है। ऐसी आकृति होती है ना पिरामिड। अरे ऐसी होती ही नहीं होती, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, बेसिकली आकृति है। तो ये सर ये आकृति को हम लोग इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? देखो समझो मेरी बात को, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला की बात करें तो उसमें क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है, यानी उत्पादक होता है। होता है या नहीं होता? फिर इस प्रोड्यूसर उत्पादक को जो कंज्यूम करेगा, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसको जो कंज्यूम करेगा उसको सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर इसको जो कंज्यूम करेगा उसको टर्शरी कंज्यूमर, यानी तृतीयक उपभोक्ता बोलेंगे। बोलेंगे ही नहीं बोलेंगे? अब दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार इसके पास में कुछ एनर्जी है, मान लो 1000 जूल एनर्जी है, तो इसके पास में कितनी आएगी? इसके पास में सर केवल 100 जूल आएगी। इसके पास में कितनी आएगी? इसके पास में केवल 10 जूल आएगी। इसके पास में कितनी आएगी? इसके पास में जस्ट 1 जूल आएगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं बोलूं कि जैसे मान लो मैं बोलूं ये प्रोड्यूसर के पास में जो एनर्जी है ना, उसको मैंने इस लाइन से डिनोट कर दिया। प्राइमरी कंज्यूमर के पास में एनर्जी कम है, उसको छोटी लाइन से कर दिया। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में एनर्जी कम है, उसको और छोटी लाइन से कर दिया। उसके पास में और कम है तो उसको और छोटी लाइन से। तो अगर इनको मिलाऊं तो कुल मिला के कैसे पिरामिड जैसा कुछ मिल रहा है क्या? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो दोस्तों होता क्या है, जब आप लोग एनर्जी को देखते हो या इनका मास कितना है, जैसे मान लो टोटल प्लांट का वजन कितना है, फिर इसका टोटल वजन कितना है, फिर टोटल इसका वजन कितना है, तो अगर आप लोग इन चीज को देखकर एक प्लॉट करते हो ना, तो आप लोगों को पिरामिड्स मिलते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो आप लोग पिरामिड दोस्तों एनर्जी के भी बना सकते हो, आप लोग पिरामिड संख्या के भी बना सकते हो। जैसे प्रोड्यूसर की कुल संख्या कितनी है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर की कुल संख्या कितनी है, तो इस प्रकार से आप लोग पिरामिड बना सकते हो। तो पिरामिड जो आप लोग बना सकते हो, किस किस आधार पर बना सकते हो? उनकी संख्या के आधार पर, स्पीसीज के नंबर, यानी जाति की संख्या के आधार पर, प्रजाति की संख्या के आधार पर, कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, उनकी कुल संख्या कितनी है, द्वितीयक उपभोक्ता की कुल संख्या कितनी है, तो इस आधार पर बना सकते हो। एनर्जी के आधार पर आप लोग बना सकते हो। बायोमास यानी जैव मास के आधार पर बना सकते हो। अभी क्या होता है बायोमास, ये भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के आप लोगों के पिरामिड बन सकते हैं। एक तो नंबर पिरामिड यानी संख्या पिरामिड, एक बन सकता है आप लोगों का बायोमास पिरामिड, ठीक है, एक बन सकता है दोस्तों एनर्जी पिरामिड। अभी जो मैंने आपको बना के दिखाया था वो कौन सा था? एनर्जी पिरामिड। सर मुझे ये बताओ संख्या पिरामिड क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं पेड़ को खा रहा है बकरी, बकरी को खा रहा है शेर। तो मान लो पेड़ की कुछ संख्या है 10, किसी पर्टिकुलर जगह पे देखे, वहां पर बकरी है 2, शेर है 1। तो संख्या के आधार पे भी तो बना सकते हो कि पेड़ की संख्या ज्यादा है, बकरी की संख्या कम है, शेर की संख्या और कम, तब भी तो दोस्तों एक पिरामिड बनेगा। अरे बोलते नहीं हो यार। सर बायोमास पिरामिड क्या होता है? बायोमास का मतलब है उनका वजन। पेड़ दोस्तों भारी होते हैं बहुत ज्यादा, बकरी हल्की होती है, शेर और हल्का, तो ये कुल मिला के ये ऐसा बनेगा ना। तो पिरामिड आप लोगों के अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। 3 टाइप के पिरामिड बेसिकली आप लोगों के बनते हैं, एक तो नंबर पिरामिड, एक बायोमास पिरामिड और एक एनर्जी पिरामिड, ठीक है। चलिए
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर पिरामिड की। देखो नंबर पिरामिड हम लोग देखते हैं। अब देखो पिरामिड जो होते हैं ना वो आप लोगों के सीधे भी बन सकते हैं, उल्टे भी बन सकते हैं। देखेंगे कौन सा पिरामिड सीधा बनेगा, कौन सा उल्टा बनेगा, कौन सा सीधा उल्टा दोनों बन सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, नंबर पिरामिड की बात करने जा रहे हैं। और कौन से नंबर की, घास के मैदान में देख रहे हैं, ग्रासलैंड में देख रहे हैं। तो वहां पर आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, ग्रासलैंड है ना, घास में दोस्तों क्या होगा, ग्रासलैंड पिरामिड का मतलब जमीन वाला देख रहे हैं। तो वहां पर प्रोड्यूसर होंगे नहीं होंगे, कौन होंगे, प्लांट होंगे। इनको दोस्तों खाने वाला कौन होगा, हर्बीवोर होगा, शाकाहारी होगा। फिर इनको खाने वाला जो होगा उसको आप लोग क्या बोलोगे, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल दो या आप लोग प्राइमरी कार्निवोर बोल दो। फिर इसको जो खाएंगे वो आप लोगों के सेकेंडरी कार्निवोर बोल दो या टर्शरी कंज्यूमर बोल दो। अब देखो दोस्तों, देखो घास की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। घास को खाने वाले होंगे टिड्डे, लोकस्ट, उनकी संख्या थोड़ी कम होगी। टिड्डे को खाने वाले होंगे चूहे, उनकी संख्या और कम होगी। फिर इनको खाने वाले होंगे सांप, तो इनकी संख्या और कम होगी। ठीक है दोस्तों, सांप को खाने वाला होगा मोर, उसकी संख्या और कम होगी। तो कुल मिला के पिरामिड आप लोगों को कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए ग्रासलैंड में, घास के मैदान में अगर आप लोग पिरामिड बनाए नंबर का, संख्या का, तो कैसा बनेगा, आप लोग बोलोगे सीधा बनेगा। दोस्तों बढ़िया डायग्राम है ना, शानदार कंटेंट है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, किसी पॉन्ड में देखते हैं, तालाब में देखते हैं संख्या का पिरामिड बनाकर किस प्रकार बनता है। तो किसी पॉन्ड में बात करें, है ना, किसी तालाब में बात करें, जैसे दोस्तों घास के मैदान में बात करें तो वहां पर प्लांट होते हैं, उसको खाता है बकरी, फिर शेर। वैसे ही दोस्तों जो पॉन्ड होते हैं ना, उसमें भी छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो अपना भोजन बनाते हैं। उसे आप लोग बोलोगे प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो वहां पर जो प्रोड्यूसर होता है कौन होता है, एल्गी। अब दोस्तों एल्गी को खाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट यानी कीट। फिर इन इंसेक्ट को खाती है दोस्तों छोटी मछलियां। फिर छोटी मछलियों को खाती है दोस्तों बड़ी मछलियां। फिर बड़ी मछलियों को भी कौन खाता है दोस्तों, बगुला खाता है। तो देखो इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनकी कम होगी, इनकी और कम होगी, इनकी और कम होगी, फिर इनकी और कम होगी। समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी अगर आप लोग पॉन्ड में नंबर पिरामिड बनाएंगे, संख्या का पिरामिड बनाएंगे, तो कैसा बनाएगा, वो भी सीधा बनेगा। समझ में आ गई बात को, आ गई समझ में, बिल्कुल सर समझ में आ गई। चलिए और हम लोग बात करते हैं, सर कभी क्या नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड यानी उल्टा भी बन सकता है क्या। चलो देखते हैं कहीं पर पॉसिबल है क्या। दोस्तों जैसे मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों, इस पेड़ को खाने वाले मान लेते हैं बकरी है, गाय है, ठीक है, ठीक है। फिर इनको खाने वाले क्या हैं, आप लोगों को पता है दोस्तों, बहुत सारे पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी। परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे की बॉडी में से पोषक तत्व लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारे सिर में जू पड़ जाती है ना, वो जू क्यों पड़ती है, क्योंकि वो आप लोगों के सिर में से क्या करती है, खून को चूसती है। तो जो प्रोड्यूसर है उसको कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर, शाकाहारी। दोस्तों आपको पता है बहुत सारे, जैसे हमारी बॉडी में भी कुछ पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, जो हमारी बॉडी में से पोषक तत्व लेते हैं। तो दोस्तों पैरासाइट की संख्या ज्यादा होगी। दोस्तों कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पैरासाइट की बॉडी में से वो लेते हैं, वो अपने पोषक तत्व लेते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। तो आप लोग देखेंगे यहां पर जो पिरामिड बन रहा है वो उल्टा बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नंबर पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट हमेशा सीधा, ऑलवेज इन्वर्टेड हमेशा उल्टा, या सीधा और उल्टा दोनों बन सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ में आ गई बात को, कंटेंट बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच रेशमा जी। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं, बायोमास पिरामिड की बात करते हैं। बायोमास का मतलब वजन की बात कर रहे हैं। जैसे दोस्तों आप लोग के घास है, अगर ये 1000 किलोग्राम की है
तो इसको जो खाने वाले होंगे ना उनका वजन, यार पूरी घास को, पूरे मैदान में जो घास है उसका वजन देखो, फिर उसको खाने वाले जो बकरी वगैरह है, जो चूहे है, उनके वजन देखो कम होगा। फिर इनको खाने वाला दोस्तों जो होगा ना भेड़िए वगैरह, उनका वजन क्या होगा, और कम होगा। क्योंकि शेर, जैसे मान लो कि जैसे कोई आप लोगों का जंगल है, उसमें आप लोगों को हिरन दिख रहे हैं, उसमें आप लोगों को गाय दिख रही है, उसमें आप लोगों को खरगोश दिख रहे हैं, दोस्तों शेर की संख्या तो क्या होगी, कम होगी ना, टाइगर की संख्या तो कम होगी, तो उनका वजन भी क्या होगा, कम होगा। फिर इनको जो खाने वाले होंगे, ठीक है, वो उनका वजन क्या होगा, और भी कम होगा। यानी आप लोग देख पा रहे हो बायोमास का पिरामिड जो होगा वो आप लोगों को क्या मिल रहा है, इरेक्ट मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वहां पर क्या आप लोगों का बायोमास का पिरामिड उल्टा होगा, क्या आप लोग बोलोगे सीधा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो बायोमास का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा क्या? नहीं दोस्तों, उल्टा भी बन सकता है। उल्टा कब बनेगा, देखो आइए एक एग्जांपल बताता हूं एक्वेटिक इकोसिस्टम का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का, है ना। जैसे वहां पर आप लोग समझो दोस्तों प्रोड्यूसर है एल्गी, उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सॉरी वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे छोटे ही तो होते हैं, वो हल्के होते हैं। इनको खाने वाली जो छोटी मछली होती है उनका वजन थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। फिर उनको खाने वाली बड़ी मछली, उनका वजन और भी ज्यादा होता है, ठीक है, क्या समझ गए? तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो पिरामिड है वो उल्टा भी बन सकता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बायोमास पिरामिड जो होता है वो उल्टा बन सकता है क्या? आप लोग बोलोगे बिल्कुल बन सकता है। कहां पर? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। समझ में आ गई? समझ में आ गई? चले आगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनर्जी पिरामिड। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, नंबर पिरामिड जो होगा ना वो उल्टा भी बन सकता है, सीधा भी बन सकता है। बायोमास पिरामिड जो होगा वो सीधा भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, लेकिन जो एनर्जी पिरामिड होगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि प्रोड्यूसर के पास में एनर्जी ज्यादा रहेगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास में उससे कम ही रहेगी, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में उससे कम ही रहेगी, टर्ची के पास में उससे कम ही रहेगी। तो ये हमेशा ऐसा ही बनेगा ना, बताओ बताओ। तो चलो एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं। जैसे मान लो दोस्तों प्राइमरी प्रोड्यूसर है, फिर इनको जो खाएंगे उनके पास में एनर्जी केवल 10% ही जाएगी ना। जैसे इसके पास में 100% है, इसके पास में 10% ही जाएगी। जो इसको खाएगा उसके पास में 1% ही जाएगी, जो इसको खाएगा उसके पास 0.1% ही जाएगी, जो इसको खाएगा उसको 0.01% ही जाएगी। तो कुल मिला के आप लोग बोल सकते हो जो एनर्जी थी इसके पास में ज्यादा थी, इसके पास में कम, इसके पास में और कम, इसके पास में और कम। तो सर ये एनर्जी लॉस कहां पर हो रही है? एनर्जी लॉस हो रही है हीट के रूप में। जैसे दोस्तों जो भी आप लोग खा रहे हो ना, जैसे आप लोग मान लो पेड़ पौधों से आप लोगों ने सब्जियां खाई, फल खाई, तो दोस्तों जब हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो उससे कुछ एनर्जी भी तो रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस रूप में हो रहा है? हीट के रूप में हो रहा है। क्लियर है क्या? तो आप लोग दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है ना, मैं लिख देता हूं, एनर्जी जो पिरामिड होगा ना वो हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट, ठीक है, ऑलवेज इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई क्या? गया जी कॉल कर लीजिए, फोन उठा लिया जाएगा आपका 73, अगर कोई दिक्कत आ रही है 7374019437 पे, ठीक है गया जी? क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब एनर्जी फ्लो। दोस्तों आप लोगों को पता है एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? सर प्रोड्यूसर से जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। तो कुल मिला के जो प्लांट वगैरह जो प्रोड्यूसर है उनके पास में अगर 10,000 जूल एनर्जी है
तो आप लोगों को पता है जो इसको कंज्यूम करेगा उसके पास में केवल 10% जाएगा, जो इसको कंज्यूम करेगा उसके पास में इसका 10%, 1000 का 10% 100 जूल। दोस्तों जो इसको कंज्यूम करेगा उसके पास में इसका 10% यानी 10 जूल, जो इसको कंज्यूम करेगा उसके पास में इसका 10% जाएगा। तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किस प्रकार होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे केवल 10%, ओनली 10% का ही ट्रांसफर होता है। दोस्तों ये बात हमको किसने बताई थी, इसको बोलते हैं लिंडमैन का नियम, इसको बोलते हैं लिंडमैन का नियम। क्लियर है क्या? अब आपको यह भी पता है सनलाइट, भाई जो प्लांट होंगे वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से, है ना, जो आपकी सन से जो एनर्जी लेकर वो बनाते हैं। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है सन की कितनी एनर्जी का यूज करते हैं प्लांट, गलती से 10% ना बोले, कितना होता है, केवल 0.01%। ठीक है, 0.01%, 0.01%। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे आया। अब बात करते हैं दोस्तों एनर्जी का जो फ्लो है ना, जो एनर्जी का फ्लो है ये तो आप लोग समझ गए, जैसे घास को खाएंगे जैबरा खाएगा, या दोस्तों कुछ और खरगोश वगैरह खाएगा, या कुछ और मान लेते हैं इनको खाएंगे दोस्तों शेर। ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल। दोस्तों देखो क्या बोला जा रहा है, द फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एनर्जी यहां से यहां पर जाएगी, यहां से यहां पर जाएगी। ऐसा नहीं है लॉयन को जेब्रा खा जाए, जेब्रे से एनर्जी ग्रास को मिले, यूनिडायरेक्शनल, केवल एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, द क्लोजर एन एनिमल इज टू प्रोडक्टिव लेवल इन द चेन द मोर एनर्जी इट विल रिसीव। दोस्तों जो प्रोड्यूसर के पास में होगा उसके पास में एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे आप लोगों को मैं बोलूं, जैसे मान लो इसके पास में 100 जूल एनर्जी है या 1000 जूल है, इसके पास में कितनी जाएगी, केवल 100 जूल। इसके पास में कितनी जाएगी, केवल 10 जूल। अगर ये यहां पर होता तो उसके पास में एनर्जी कितनी होती, 100 जूल होती। ये प्रोड्यूसर से ज्यादा दूर है क्योंकि प्रोड्यूसर को पहले खा रहा है ये, फिर खा रहा है ये, इसलिए इसके पास में एनर्जी कम है। तो जो भी प्रोड्यूसर के पास में होगा उसके पास में एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? चले आगे आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के बारे में, है ना। वैसे तो आप लोगों को पता है, जनरल साइंस के कोर्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था, इधर भी आपको पढ़ाना ही है। पॉल्यूशन तो कुछ खैर वैसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल चीज है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के होता है। पॉल्यूशन है क्या, किसको बोलोगे आप लोग पॉल्यूशन? जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए थी अगर उससे हटके कुछ है तो आप लोग बोलोगे पॉल्यूशन है। जैसे एयर जैसी होनी चाहिए थी, अब मान लो एयर में होती है ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, इसके अलावा इसकी जितनी मात्रा होनी चाहिए थी उतनी नहीं होके उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे जरूर कुछ पॉल्यूशन है। समझ में आ गया? तो पॉल्यूशन, प्रदूषण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो पॉल्यूशन तो एक क्या है, आप लोगों की बीमारी है, लेकिन वो बीमारी जिस वजह से हुई है उसको आप लोग क्या बोलोगे, पॉल्यूटेंट बोलोगे। जैसे भैया पानी है, पानी साफ था, मान लो पानी गंदा हो गया, उसको बोलोगे वाटर पॉल्यूशन। लेकिन गंदा किस वजह से हुआ, आपने उसमें मान लो कुछ कचरा डाला क्या, आपने उसमें कुछ केमिकल डाला क्या, तो जो केमिकल डाला, जो कचरा डाला, वो क्या कहलाएंगे, पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रदूषक कहलाएंगे। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पॉल्यूटेंट होते हैं ना, उनको आप लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। किस आधार पे, कि उनका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या था, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पे दो पार्ट पे आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है नेचुरल पॉल्यूटेंट, एक होता है मैन मेड पॉल्यूटेंट। हमने बनाया है, प्लास्टिक वगैरह हम लोग पता नहीं क्या क्या यूज करते रहते हैं, तो वो हमने बनाया है। दोस्तों नेचुरल पॉल्यूटेंट किसको बोलते हैं, जो अपने आप बन गया। जैसे दोस्तों वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी जब फटता है वहां से भी कुछ गैसेज निकलती है, तो वो हमने नहीं बनाया, वो नेचुरली हुआ है। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात को? तो वो नेचुरल पॉल्यूटेंट कहलाएगा आप लोगों का। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होती है, नेचुरल पॉल्यूटेंट होता है ना, ये प्रकृति क्या होती है, उस चेंज को स्वीकार कर लेती है। जबकि मैन मेड पॉल्यूटेंट जो है ना, वो क्या होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान ने बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। प्रकृति, देखो आपसे कोई गलती हुई तो आप उसको अपने हिसाब से संभाल लोगे, यार मेरे से गलती हुई है।
अब मान लो सामने वाले ने आपका कुछ गलत कर दिया, तो आप कैसे सामने वाले ने आपके हाथ पे कुछ चोट मार के उसको कैसे सही करोगे यार? खुद से मान लो कुछ गलती हो जाती तो अपन समझ लेते यार ये, लेकिन अपना कुछ था ही नहीं, उसको वो डैमेज ज्यादा मिलेगा ना आप लोगों को। तो जनरली इरिवर्सिबल होता है, मतलब यार जो मैन मेड, जो हम लोग प्लास्टिक वगैरह पता नहीं क्या क्या बना दिया, वो इरिवर्सिबल होता है, उससे जो डैमेज हो गया वो फिर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी अवस्था के आधार पर भी आप लोग इनको 3 पार्ट में बांट सकते हो। क्या क्या? एक होता है सॉलिड पॉल्यूटेंट, ठोस प्रदूषक, एक होता है लिक्विड पॉल्यूटेंट यानी तरल प्रदूषक, एक होता है गैसेस पॉल्यूटेंट यानी गैसीय प्रदूषक। ठीक है, सॉलिड पॉल्यूटेंट जो ठोस अवस्था में मिले, क्लियर है क्या? जैसे दोस्तों लेड, कई इंडस्ट्री से वेस्ट के रूप में लेड निकलता है तो कठोर ठोस अवस्था में होता है ना। ये मरकरी, दोस्तों मरकरी इधर गलत आ गया, मरकरी लिक्विड स्टेट में होगा, ध्यान रखेंगे, है ना। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं ये भी आपके सॉलिड पॉल्यूटेंट कहलाएंगे क्योंकि ठोस अवस्था में होते हैं। इंडस्ट्री से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, ये भी ठोस अवस्था में होता है। एरोसोल ये भी ठोस अवस्था में होता है, चाहे छोटे छोटे ही होता तो ठोस अवस्था में, है ना। लिक्विड क्या कहलाएगा? जैसे यूरिया, इवन दोस्तों मानव के मूत्र में भी यूरिया पाया जाता है, तो यूरिया तरल अवस्था में तो मिलता है। ठीक है, अगर पानी में जो नाइट्रेट होता है ये बहुत ज्यादा आप लोगों का खतरनाक होता है मछलियों के लिए, तो इसको भी लिक्विड पॉल्यूटेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि नाइट्रेट लिक्विड स्टेट में होता है। दोस्तों अमोनिया जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, गैसेस पॉल्यूटेंट क्या? जैसे आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बहुत जहरीली गैस होती है, तो ये पॉल्यूटेंट ही तो हुआ। किस अवस्था में पाया जाता है? गैसेस अवस्था में पाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी वजह से भी अम्लीय वर्षा होती है। समझ में आ गई बात को? सर नंबर फिर दीजिए। अरे यार कितनी बार दूं, रोज क्लास में नंबर ही दूं क्या यार कॉलिंग टीम का? यार इतनी बार बता दिए, 7374019437। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर्म के आधार पर। फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कोई पॉल्यूटेंट है, इसको आप लोग बोलोगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट, लेकिन अगर उसने किसी से अभिक्रिया करके कुछ और बना दिया तो उसको आप लोग बोलोगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। समझ में आ गया? तो एक तो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट आप लोग किसको बोलते हो? जो आप लोगों के ओरिजिनल फॉर्म में आप लोगों का मिलता है, जैसे डीडीटी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। लेकिन अगर इन्होंने किसी से अभिक्रिया करके कुछ और पॉल्यूटेंट बना दिया तो उसको हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलोगे। इसका दोस्तों फेमस एग्जांपल है पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको शॉर्ट में पेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बताऊं किससे मिलके बनता है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन से मिलके ये बनता है, तो उसको मैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलूंगा। सर एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताइए इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। एक दे देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक पता नहीं क्या दे देगा, एक प्लास्टिक दे देगा, एक दे देगा आप लोगों का पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, क्योंकि ये आप लोगों का 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और किस आधार पर पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषकों को आप लोग वर्गीकृत कर सकते हो। दोस्तों एक डिस्पोजल के आधार पर, मतलब उनको डिस्पोज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उनका कुछ कर सकते हो क्या आप? जैसे भैया आपके रूम में कचरा हो गया, उसकी सफाई कर सकते हैं, चलो बाहर भेज दिया आपने। अब आपके फ्लोर पे कुछ पेंट गिर गया, अब उस पेंट का कलर रह जाएगा ना। तो वैसे ही दोस्तों पॉल्यूटेंट को 2 पार्ट में आप लोग बांट सकते हो, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोस्तों बायो का मतलब होता है लाइफ, लिविंग। अगर किसी लिविंग, जैसे मान लो इधर है ना एक बनाना है, बनाना का टुकड़ा है, इस रूम में बंदर है, तो क्या वो बनाना जो है, केला है, वो खत्म हो सकता है कि बिल्कुल सर बंदर उस केले को खा जाएगा, रूम की सफाई हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं कुछ लकड़ी का टुकड़ा है, यहां पर बंदर है, एक मान लो हाथी भी है, तो क्या वो लकड़ी का टुकड़ा खत्म हो सकता है क्या? नहीं खत्म हो सकता सर, वो नहीं खा पाएंगे। तो दोस्तों कुछ पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, लिविंग के माध्यम से, जिसको डीकंपोज किया जा सकता है, जिसको अपघटित किया जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो डीकंपोज नहीं हो सकते। जैसे दोस्तों आप सब्जी का छोटा सा छिलका पटक दो, उस पर फंगस उसको खा जाएंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे। प्लास्टिक का टुकड़ा पटको, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं होगा उसका। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल कौन से हो जाएंगे आप लोगों का? क्लियर? इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे? जैसे सीवेज,
के जो वेस्ट होते हैं अपने, ठीक है, डोमेस्टिक जो वेस्ट होते हैं घर में, ये आपने आलू वालू छीले उसके छिलके बचे, सब्जी वब्जी छीले उसके छिलके बचे, ठीक है क्या, ये सारे के सारे आप लोगों के किस कौन से हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल। जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा हो जाएगा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी के द्वारा डिकम्पोज ना हो। माइक्रोबियल का मतलब सूक्ष्म जीव, अगर उस पर छोड़ भी दोगे ना तो वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, वो नेचर में ही बने रहेंगे लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एयर पॉल्यूशन से, स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। तो दोस्तों एयर पॉल्यूशन समझने से पहले आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए ना एयर का कंपोजिशन क्या होता है, वायु किससे मिलके बनती है। तो सर एयर में होती है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ठीक है, इसके बाद में ऑक्सीजन 21%, बाकी जितनी भी गैसेज हैं वो मिलके 1% का निर्माण करती है। सर कौन कौन सी होती है इसमें आती है आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, जिनॉन, आर्गन, ये सब मिलके 1% का निर्माण करती है, जबकि लगभग आप लोगों का 78% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से पूछी जाती है कौन सी इनर्ट गैस, कौन सी अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। बताओ कौन सी नहीं मिल रही है, क्रिप्टॉन मिल रही है कि मिल रही है, हीलियम मिल रही है कि मिल रही है, नियॉन मिल रही है, आर्गन बिल्कुल मिल रही है, जिनॉन बिल्कुल। दोस्तों रेडॉन नहीं मिल रही, तो ध्यान रखना रेडॉन जो होती है वो अक्रिय गैस नहीं मिलती, बाकी सारी अक्रिय गैस आप लोगों को इस वायु में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चले आगे, बिल्कुल सर आगे चलो। अब आ जाओ इस वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव होगा। सबसे खतरनाक प्रभाव क्या होगा, देखो एयर जो आप लोग जा रहे हो ना, उस एयर क्यों जा रही है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि उस एयर में जो ऑक्सीजन है ना उसको लेना था हमको, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर उस एयर में ऑक्सीजन के साथ में कुछ और चीजें भी जाएगी ना तो वो हमारी बॉडी पे प्रभाव डालेगी। आप बोलेंगे सर जा तो रही है, नाइट्रोजन जा तो रही है, लेकिन दोस्तों जितनी नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है उतनी नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ जाए ना तो हमारी बॉडी उसके लिए बनी हुई नहीं है, हमारी बॉडी बनी हुई है नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन जाएगा उसको ऐसे कैसे निकाल देगी, फिल्टर कर देगी। लेकिन कुछ और जाएगी तो समस्या आएगी। तो सबसे पहले तो समस्या किस में आएगी, हमारे लंग्स में आएगी यार, क्योंकि बेसिकली वो जो एयर जो आप लोग की जा रही है वो कहां पर जाती है, लंग्स में जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों लंग्स में सांस संबंधी डिजीज होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज होगी। अब दोस्तों आप लोगों को पता है लंग्स क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन था उसको ब्लड में मिला देता है, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में घूमेगी। लेकिन दोस्तों अगर ब्लड में ऑक्सीजन के साथ में कुछ और भी आ गया तो ब्लड प्रॉपर्ली घूम नहीं पाएगा, आपका हार्ट प्रॉपर्ली कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि हार्ट का काम ही तो है ब्लड को घुमाना, ब्लड को पंप करना। तो इस डिजीज को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है दोस्तों, आपके लीवर पे इंपैक्ट आ सकता है, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड, इस पे प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगर बहुत ज्यादा समय के लिए आप लोग क्या हो, वायु प्रदूषण में रहते हो, दिल्ली वगैरह में रहते हो, इंडस्ट्री वगैरह में रहते हो, शॉर्ट टर्म में क्या होगा आप लोगों को दोस्तों, छींक आएगी, खांसी आएगी, हल्का सा हेडेक रहेगा, ये आपके शॉर्ट टर्म हुए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब दोस्तों एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक पॉल्यूटेंट है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट है ना। तो आइए एक एक पॉल्यूटेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बारे में आप लोगों को क्या समझना है दोस्तों, ये कलरलेस गैस है और ऑडोरलेस भी, रंगहीन भी है, गंधहीन भी। इसका ना कुछ रंग होता है ना इसकी कुछ गंध होती है। मतलब अगर आपके रूम में होना तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन आपकी बॉडी के लिए बहुत जहरीली है, तो ज्यादा नुकसानदायी हो गया। एक तो पता नहीं पड़ रहा, ऊपर से आपकी बॉडी में और जा रही है, ठीक है ठीक है। सर इसका सोर्स क्या है, मिलता कहां से है दोस्तों। एक चीज मुझे बताओ, जैसे फॉसिल फ्यूल जानते हो, फ्यूल किसको बोलते हो, ईंधन किसको बोलते हो, अब तो ये बताओ। फ्यूल सर हम लोग उसको बोलते हैं जिसको जलाने से एनर्जी मिले। पेट्रोल को जलाओगे उससे एनर्जी मिलती है, पेट्रोल को जलाने से बिल्कुल, तो वो एक क्या है, फ्यूल है। लकड़ी को जलाने से एनर्जी मिलती है कि बिल्कुल, तो वो भी क्या है, फ्यूल है।
सर फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हो? फॉसिल का मतलब है जीवाश्म ईंधन। दोस्तों बहुत सारे जीव जैसे कोई प्लांट वगैरह या एनिमल जब दोस्तों दबे रहते हैं ना, जैसे मान लो कोई चट्टान के नीचे दबे रखे बहुत समय के लिए, हजारों साल के बाद में, तो वो क्या बन जाते हैं? फ्यूल बन जाते हैं। कोयला भी दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोयले को आप लोग जला रहे हो, किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में तो वो जल जाएगा और कौन सी गैस रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाएगा, पूर्ण दहन नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से जल नहीं पाएगा, अधूरा अधूरा जलेगा। इस वाली कंडीशन में कौन सी गैस रिलीज करेगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। समझ में आ गई बात को? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बताओ? तो जो आप लोगों का एक कार्बन मोनोऑक्साइड है कहां से निकल रहा है? फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, बेसिकली इनकम्प्लीट कंबशन से, इंडस्ट्री से, है ना, निकलता है, व्हीकल वगैरह से निकलता है, सिगरेट का जो धुआं होता है इसमें होता है, ये आप लोगों का ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है? दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे हीमोग्लोबिन पे। क्यों? देखो हमारे ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है, और जैसे जैसे पूरी बॉडी घूमती, ब्लड घूमता है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को सब जगह लेके जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अरे यस और नो तो बोलो। लेकिन दोस्तों जब आप लोगों के इस एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ना, तो आप लोगों के ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगी। तो जो हीमोग्लोबिन से पहले ऑक्सीजन चिपक रहा था, अब कौन चिपकेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड चिपकेगा। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अच्छे से चिपकाता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो आपकी हीमोग्लोबिन पे प्रभाव पड़ेगा। अब हीमोग्लोबिन पे प्रभाव पड़ेगा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पे लेके जा ही नहीं रहा, तो जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जानी चाहिए थी वहां पर हर पूरी बॉडी में क्या जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है, जो कि जहरीली गैस है। ऑक्सीजन तो बहुत अच्छी थी, मान लिया उससे एनर्जी मिलती है, तो हमको हमारी क्या हो सकती है दोस्तों? डेथ हो सकती है। क्लियर है क्या? अगर दोस्तों बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो उनका क्या रहेगा? लो वेट रहेगा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं अच्छे से, एनर्जी मिलेगी नहीं, तो लो वेट ही रहेगा। ठीक है, अब इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं सर? आप तो मुझे ये बताइए। तो भैया स्मोकिंग पे बैन लगाओ पहले तो, क्योंकि सिगरेट जब जलती है इससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, आप उसके पास में बैठे हो ना, तो आपको भी दोस्तों बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यार वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं एयर में आप भी तो कंज्यूम कर रहे हो। बोलो। चलो, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना उसमें फिल्टर लगाओ, उनसे जो धुआं निकलता है ना, फिल्टर लगाओ जो कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा में न छोड़े, कार्बन मोनोऑक्साइड को कुछ और बना के छोड़ दे, कार्बन डाइऑक्साइड बना के छोड़ दे। क्लियर है क्या? और इंडस्ट्रियल प्लांट जो है उनसे भी दोस्तों जो धुआं वगैरह निकलता है उस पर कुछ है फिल्टर वगैरह लगाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसे हवा में मत छोड़ो। चले आगे, चलिए नेक्स्ट पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये भी पॉल्यूटेंट है क्या? बिल्कुल है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर है क्या? सर ये कहां से मिलता है दोस्तों? जब आप लोग फॉसिल फ्यूल जलाओगे, किसी भी चीज को जलाओगे ना, फ्यूल को जलाते तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका इफेक्ट बताओ दोस्तों। ये आप लोगों का ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्लोबल वार्मिंग को बहुत आसान भाषा में समझाइए। जो हमारा ग्लोब है अगर ये गर्म हो जाए, इसका ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जितना होना चाहिए तो उससे बढ़ जाए, तो इस समस्या को क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब दोस्तों कंसंट्रेशन की बात करें, मात्रा की बात करें, एट प्रेजेंट 400 ppm हो गया, 400 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन पार्ट्स में 400 पार्ट्स इसके हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जो कि ज्यादा है। क्लियर है क्या? जबकि पहले कितना था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले 280 था, अब कितना हो गया? 400 हो गया यार, कितना ज्यादा हो गया। ठीक है, कंट्रोल बताओ। तो भैया जब आप कमरे से बाहर, टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम। दोस्तों ये शायद कुछ और, ये बिजली बचाने वाला वो कर दिया। ठीक है, ये यूज ऑफ फिल्टर्स ऑन ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल प्लांट। तो यहां पर देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो, ये वाला पॉइंट एक बार हटा दो। कंट्रोल क्या ही है? जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल आप लोग कम करें,
फालतू में जलाए नहीं, क्योंकि जब भी कोई चीज जलती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। जहां से भी आप लोगों के कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है वहां पर कुछ फिल्टर लगाया जाए जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पर ट्रैप कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन से 4 हाइड्रोजन आप लोगों के जुड़े हुए हैं। इसके सोर्स क्या है, कहां से आप लोगों को मिलेगा दोस्तों, ये आप लोगों की जो कृषि, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है, जो लैंड फिलिंग होती है ना, आपको पता है ना, जमीन पर इकट्ठा करके उसमें ना कचरा डाल दिया जाता है, तो वहां पर मीथेन गैस आप लोगों की प्रोड्यूस होती है। दोस्तों इस मीथेन को मार्शी गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्शी का मतलब है दलदली एरिया में प्रोड्यूस होती है वाली गैस, ठीक है। चलिए, तो काउ ब्लीचिंग ड्यू टू एंटेरिक फर्मेंटेशन। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो काऊ होती है, जो गैस निकालती है ना, उसमें से उसकी जो गैस निकालती है ना, उसमें से दोस्तों 95% तो होता है बर्फ, 5% होता है फाट, और इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, CH4 निकलती है, ठीक है। चलिए आ जाओ, इफेक्ट, ये भी दोस्तों आप लोगों की ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर सन से क्या आती है, सूर्य से क्या आती है, वेव्स आती है ना, जो हीट लेके आती है। बेसिकली वो वेव्स इससे टकरा के वापस जानी चाहिए थी, लेकिन हमारे इस पृथ्वी के सराउंडिंग में कुछ गैसेस ऐसी है जो उस वेव को ट्रैप कर लेती है और वापस पृथ्वी की ओर भेज देती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहेगी। तो उन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो मीथेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। क्लियर है क्या? ह्यूमन पे डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका कंट्रोल क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स को कंट्रोल करें, हमारी जो भी गतिविधि है जिससे मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंट्रोल करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बच्चों वाली चीज है वैसे ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर मैं लाइव हूं क्या? बिल्कुल आप लाइव हो। इसके सोर्स क्या है आपको पता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एरोसोल इसमें पाया जाता है 26% तक, फॉर्म जो होते हैं, फॉर्म जो आप लोग यूज करते हो 25%, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। जैसे मान लो कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लो पेंट ले लो, पेंट एक लिक्विड है ना, यानी किसी में कुछ ना कुछ मिला के आपने पेंट बनाया होगा, तो जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। तो बहुत सारे सॉल्वेंट के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और भी बाकी अदर इसके क्या है, सोर्स है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज अल्ट्रावायलेट इफेक्ट फ्रॉम ओजोन डेफिशिएंसी। कुल मिला के जो पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की लेयर है उसमें छेद करती है, तो छेद करेगी तो सूर्य से आने वाली जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज है वो पृथ्वी पर पहुंचेगी, पहले नहीं पहुंच रही थी, ठीक है। इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, है ना, मतलब ऐसी डिवाइस का यूज करना है जो एनर्जी एफिशिएंट हो, ठीक है। एरोसोल वगैरह का कम से कम यूज करना है, अननेसेसरी पावर कंजम्पशन को आप लोग रिड्यूस करो, है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जैसे एसी वगैरह, रेफ्रिजरेटर वगैरह ये चलते हैं तो यार इनसे CFC क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं, कल मैं आपको बताऊंगा एसिड रेन और बाकी की चीजें। समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक ये चीज है, पॉल्यूशन वाला आराम से आप लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज आती है इसमें तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।